हेलो एवरीवन, आज आपके समक्ष मैं लाया हूं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सीरीज 1। आप सभी को पता है, जो इस आजाद जेपीएससी चैनल से जुड़े हुए हैं, आजाद जेपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं छात्र छात्रा, आप सभी को पता है कि झारखंड करंट अफेयर्स का सीरीज 1 स्टार्ट हो चुका है। आपने वीडियोस भी देखे हैं, है ना। और आपको झारखंड करंट अफेयर्स हो या फिर ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, इसमें कुछ सुधार के अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं बताते चलूं। अब दिन रात लग जाइए, है ना, दिन रात लगी रहिए, तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और यहां से आजाद टीम पूरी सपोर्ट करेगी आपको, ठीक है, पूरी सपोर्ट करेगी, तो पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर्स थोड़ा यूनिक टाइप का होगा। जैसे मैंने यहां पे जो क्वेश्चंस रखे हैं, तो इससे संबंधित जो भी डाटा होंगे वो आपका जीएस में भी काम करेगा। तो चीजों को ध्यानपूर्वक सुनना है, याद यही करना है, और अगर जरूरत पड़े तो कॉपी पेन ले लीजिए, नोट भी करते रहेंगे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण शुरू करने का निर्णय लिया है। ये किसने लिया है? तो ये लिया है अमेजन कंपनी ने। किसने लिया है? अमेजन ने। अब आपको बताते चले, यहां से कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखना चाहिए। हमारे आईटी मंत्री कौन है? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री कौन है? तो वो है रविशंकर प्रसाद। कौन है? रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद, ये मैं थोड़ा यहां लिखूंगा जल्दी जल्दी। आईटी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। एक चीज और, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलिकॉन वैली मतलब सिलिकॉन घाटी, वैली, ये अमेरिका में भी है, याद रखिएगा। तो ये है बेंगलुरु, बेंगलोर, बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर कहां है? तो कर्नाटका में। कर्नाटक किसके लिए फेमस है? तो कॉफी के लिए बहुत फेमस है ना। वहां कॉफिया अरेबिका, सबसे उत्तम किस्म की कॉफी पाई जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यही नहीं, यहां पे साइंस सिटी है। क्या है? साइंस सिटी। तो साइंस सिटी भी बैंगलोर में ही है, ठीक है। इसके अलावा स्पेस सिटी भी यही है, स्पेस सिटी यही है। और आपको बता दें, इसरो का मुख्यालय भी यही है, बैंगलोर में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है भी? तो के सिवान, के सिवान, ये भी याद रखिएगा। तो इससे संबंधित चीज जो है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित। अब सिलिकॉन किसके लिए होता है? तो आईसी चिप जो बनता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो बनता है, वो सिलिकॉन का ही बनता है। और ये कंप्यूटर वगैरह बनाने के लिए बहुत फेमस है बेंगलोर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण शुरू करने का निर्णय अमेजन ने लिया है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है जापान। जापान ने किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे मैं आपको बताते चलूं, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। एक सेकेंड, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, ओके। तो जापान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर, ये किसको मिला है? किस भारतीय को मिला है? तो इस भारतीय का नाम है थांगजाम धबाली सिंह। थांगजाम, अब देखिए थांगजाम नाम आया तो ये थोड़ा चाइनीज टाइप का नाम है। जितने भी ऐसे नाम आएंगे तो मोस्टली ये जो लोग होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। नॉर्थ ईस्ट आपको पता है, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, 7 राज्य, सिक्किम के बाद जब आगे बढ़ते हैं और तो वहां पे 7 राज्य। एक चीज और, भारत के सभी राज्य ट्रिक से याद करें, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है बहुत पहले ही, तो आप अगर चाहते हैं कि भारत के सभी राज्य आपको याद हो जाए तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। थांगजाम, इनका नाम है धबाली सिंह, थांगजाम धबाली सिंह। इन्होंने किया क्या है? किस लिए इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार ने दिया है? तो इन्होंने जापान, भारत और मणिपुर, इनके रिश्तों को काफी मजबूत किया है, काफी आगे बढ़ाया है। तो इनके अच्छे सोच के लिए, रिश्तों को, मतलब जापान और भारत के रिश्तों को सुधारने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। एक चीज और बताता हूं आपको, जापान अगर पूछा जाए किस कंटिनेंट का कंट्री है, कंटिनेंट कितने हैं? 7 हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, है ना, ये आपको पता है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर 7 में से पूछे कि किस में है तो आप क्या बोलेंगे? एशिया बोलिएगा, ठीक, एशिया, एशिया में है, एशियन कंट्री है। लेकिन जापान, ध्यान दीजिएगा, चाइना के जस्ट उधर है। जैसे यहां चाइना है ना, ये चाइना है, तो जस्ट इधर आपको मिलेगा जापान, है ना। अब ध्यान दीजिए, थांगजाम धबाली सिंह। अब एक चीज और आता है, राइजिंग सन पूछा है। अब अगर मैं बोलूं जापान को हम क्या बोलते हैं, तो उगते सूरज का देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उगते सूरज का देश। मैं यहां पे लिखते भी चलता हूं और मैं जो बोल रहा हूं वो रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। जापान को हम क्या बोलते हैं? उगते सूरज का देश। क्या बोलते हैं? उगते
सूर्य का देश, या इसी को हम बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम सूर्योदय का देश, एक ही बात है, सूर्योदय का देश। या इसी को हम यहां पे बहुत ज्यादा भूकंप आता है तो हम भूकंपों का देश भी कहते हैं, भूकंपों का देश भी कहते हैं किसे, जापान को। इसके अलावा पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं जापान को, सभी जापान को बोलते हैं। अब जापान का अगर पूछेगा राजधानी तो बोलिएगा टोक्यो, मुद्रा पूछेगा तो मुद्रा क्या बोलिएगा, येन। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो जगह बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। जापान का अगर मुद्रा पूछ दिया येन, तो चीन का मुद्रा क्या है, चीन का, तो चीन का है युआन। इसको कैसे याद रखिए, बहुत लोग फंस जाते हैं, येन युआन दे दिया तो बहुत लोग फंस गए। खासकर इस वीडियो में जैसे से सीजीएल वाले इस बात को नोट करेंगे, आपका एक सेक्शन है मुद्रा देश राजधानी, तो आप तो इसको रट डालिएगा। देखिए याद कीजिएगा, जापान एक छोटा सा देश है, जापान एक द्वीप है, मतलब एक द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीपों को मिला के बना हुआ है, ठीक। लेकिन चीन बहुत बड़ा, मतलब वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में सबसे नंबर 1 है चाइना, तो चाइना बड़ा है तो बड़ा वाला होगा, मतलब 1 2 3, ये बड़ा है, 3 बड़ा है। और देखिए इसका है जापान का 2 1 2, तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो ऐसे याद रखिएगा। चीन का मुद्रा युआन, एक बार फिर से रिपीट कराते हैं, चीन पूरे विश्व में नंबर 1 पे है जनसंख्या के मामले में, मतलब सबसे बड़ा देश है, ठीक। तो बड़ा का बड़ा होगा, तो बड़ा चीन है तो 1 2 3, 3 बड़ा होता है, 2 छोटा होगा। और जापान का 2 यानी येन, जापान का येन, ये भी याद रखिएगा। अब अगर बात करें जापान का जो पीएम है वो कौन है, तो शिंजो आबे। पीएम कौन है, तो पीएम है शिंजो आबे, शिंजो आबे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चीन की राजधानी कहां है, तो बीजिंग। चीन की राजधानी मैं यहां पे लिख देता हूं राजधानी, तो ये है राजधानी बीजिंग, बीजिंग है ना, बीजिंग। अब इन सबको मिटा दूं, एक बार मिटा देता हूं ताकि आगे इन सब चीजों को लिखूं मैं फिर से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और छूट रहा था, जब हम उगते सूरज का देश पढ़िए तो डूबते सूरज का देश कौन है, डूबते हुए सूरज का देश, तो डूबते हुए सूरज का देश होगा ब्रिटेन। एक चीज और बताता हूं ब्रिटेन से संबंधित चीज, हम ब्रिटेन को क्या बोलते हैं, डूबते सूरज का देश, डूबते सूर्य का देश, ठीक है। देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा, डूबते सूर्य का देश। ये देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन में ही आपका जगह है जीएमटी, ब्रिटेन में ही आपका क्या लगा है, जीएमटी। ब्रिटेन है 0 डिग्री देशांतर पर अवस्थित, देशांतर अक्षांश का वीडियो भी पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, यहीं से पूरे विश्व का समय संचालित होता है। और भारत का मानक जो समय है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे, क्यों है, क्योंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। मैंने एक वीडियो बना के इसको समझाया भी है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो 1 डिग्री अगर पूर्व की तरफ जाते हैं देशांतर में तो 4 मिनट का फासला होता है। तो कितना जा रहे हैं आप, 82.5 डिग्री पूरब, तो 82.5 गुना 4 मल्टीपल कीजिएगा तो 5.5 घंटा आएगा, ये भी आप याद रखिएगा। तो ब्रिटेन को क्या बोलते हैं, डूबते सूरज का देश, ठीक। अब आते हैं, अब डूबते सूरज का देश क्यों बोलते हैं, बीचों बीच में है। कभी मैं इसको एक्सप्लेनेशन करके पूरी तरह समझाऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूं, जैसे अक्षांश देशांतर पढ़ते हैं ना, तो ग्लोब है ये बीच में ऐसे, तो बीच में है, इधर से सूरज निकला डूब गया, फिर इधर सूरज निकलेगा, पूरब से ही निकलेगा, पूरब से ही निकलता है ना। लेकिन एक सवाल और यहां छूट रहा था, इसको बोलते हैं डूबते सूरज का देश। मध्य रात्रि का देश किसको बोलते हैं, मध्य रात्रि, मिडनाइट, मिडनाइट सन वाला कंट्री कौन है, मिडनाइट, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, तो ये है नॉर्वे। ये कौन सा है, नॉर्वे। नॉर्वे कहां है, तो देखिए दो ऐसे कंट्री हैं जो 2 कंटिनेंट में है, एक तो रसिया जो कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है, और नॉर्वे भी आपका है एशिया में और यूरोप में। तो नॉर्वे को बोलते हैं मध्य रात्रि का देश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड, मोदी प्रधानमंत्री ने असम में गांव को हाईवे से सड़क द्वारा, देखिए असम में क्या है ना, बहुत बाढ़ आता है, एक ब्रह्मपुत्र नदी तांडव मचा के रखती है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे नदियां हैं, है ना। तो असम में गांव को ब्रह्मपुत्र तो कम मचाती है, वहां जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं ना, वो एकदम असम में कई बार बाढ़ आते हैं, कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, है ना। खैर, मोदी ने असम में गांव को हाईवे से सड़क द्वारा जोड़ने के लिए आधारभूत संरचना के विकास हेतु किस योजना का शुभारंभ 7 फरवरी 2021 को किया है। उस योजना का नाम बताना है आपको, उस योजना का नाम है असोम माला। कौन सा है, असोम माला, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं। 7 फरवरी, असम की राजधानी कहां है, तो असम की राजधानी है दिसपुर, और राजधानी कहां है,
ये है दिसपुर। अगर हम असम की बात करें, सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? ध्यान दीजिएगा, सीएम यहां के हैं सर्बानंद सोनोवाल। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहां के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। जगदीश मुखी, ये भी आप याद रखेंगे। असम में बहुत ही फेमस है आपका मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ये मैं एनपी से इंगित कर दे रहा हूं। और एक और है नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक श्रृंगी गैंडा के लिए फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, काजीरंगा के बारे में तो कई बार एग्जाम्स में पूछे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क, एनपी मतलब नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपका असम में। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, पूछता है ये कि काजीरंगा तो किसके लिए फेमस है? तो एक श्रृंगी गैंडा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एक श्रृंगी गैंडा के लिए फेमस है। एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिएगा, असम में एक नदी आती है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको विस्तारित दिखाता हूं। ऊपर में जाइएगा आप तो चाइना मिलेगा, भारत के ऊपर चाइना, और इधर जाइएगा तो मानसरोवर झील, ऐसे 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 करके, तो वहां से कई नदियों का विस्तार होता है। एक नदी निकलती ब्रह्मपुत्र, जिसको बोलते हैं चाइना में बोलते हैं स्वांगपो, जांगपो, यारलुंग, है ना, सांपू, ऐसा करके उल्टा पुल्टा खाते हैं लोग, उल्टा पुल्टा नाम रख दिए हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहां आती है भारत में, और भारत की जस्ट ऊपर ऐसे एक नामचा बरवा पर्वत है। कौन सा? नामचा बरवा। नामचा बरवा की ऊंचाई है लगभग 77-55 मीटर। वहां से वो टर्न लेती है यहां पे एक दर्रा है, यांग्याप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में। अब दर्रा किसको बोलते हैं? दो पर्वतों के बीच के गैप को बोलते हैं दर्रा, है ना। तो दर्रा से नामचा बरवा दर्रा से जब ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र का नाम अरुणाचल में होता है आपका दिबांग, है ना। उसके बाद दिहंग या दिबांग बोलते हैं। उसके बाद जब आगे ये इसमें असम में जब प्रवेश करेगी तो असम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ये फिर नीचे जाएगी, कौन सा स्टेट है उधर, पश्चिम बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। और यही जमुना जाके फिर गंगा में मिल जाएगी, और दोनों के संयुक्त जलधारा को क्या बोलते हैं? पद्मा। और यही पद्मा फिर मेघना, और फिर यही दोनों मिलकर मेघना बनेंगे। उधर से वो गंगा नदी जब आती है तो बांग्लादेश में उसका नाम पद्मा होगा। और फिर वही पद्मा और जमुना जब मिलेंगे, बांग्लादेश में मिलेंगे तो मेघना बन जाएंगे, और वही नदी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। खैर, इसी असम में ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो यहां पे एक द्वीप बनाती है, नदी के द्वारा द्वीप बनाया हुआ है। उसका नाम है माजुली नदी द्वीप। कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप। अब माजुली नदी द्वीप क्या है भाई, समझ लीजिए। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहां है? भारत में, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप। और माजुली जो है एक जिला है, उसको 35वां जिला असम सरकार ने घोषित किया है। यह भी आप याद रखिएगा। एक चीज और, असम के तिनसुकिया जिले में डिगबोई है। डिगबोई आप जानते हैं, एशिया में पहली बार यहां पे तेल रिफाइनरी का काम किया गया था। ये भी आप असम से संबंधित चीजें याद रखेंगे। चलिए, इसको मैं एक बार मिटा दूं। सुनते रहना है आपको और लिखते रहना है। ज्यादा कोशिश करिए कि 1-2 बार सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाए, है ना। अब चलिए यहां पे इसको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा की किस पूर्व स्पीकर को, स्पीकर मतलब अध्यक्ष, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर मतलब होता है उपाध्यक्ष। खैर, 26 जनवरी 2021, आपको पता है 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? अच्छा हाँ, पिछले वीडियो मैंने कमेंट पूछा था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो लागू हुआ था, देखिए 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, यह हुआ था, यानी बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। पहले बनेगा उसके बाद लागू होगा, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और 2 महीने का वेट किया गया था। तो 26 जनवरी 2021 को हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को प्रतिवर्ष तो मनाते हैं गणतंत्र दिवस। खैर, तो यहां पे पद्म भूषण से सम्मानित किसे किया गया है? लोकसभा की किस पूर्व स्पीकर को सम्मानित किया गया है? तो ये है सुमित्रा महाजन। कौन है? मैं ऊपर लिखता हूं सुमित्रा महाजन। आपको बताते चले, सुमित्रा महाजन कहां से है? तो इंदौर से। ये इंदौर से मतलब जीत के आई थी। और यहां पे लोकसभा, देखिए लोकसभा में क्या होता है, एक्चुअली लोकसभा की बात करें अगर हम, लोकसभा, तो लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? अभी फिलहाल तो 543 है, क्योंकि एंग्लो इंडियन तो अब है ही नहीं। तो लोकसभा को हम बोलते हैं, देखिए लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, ठीक है,
निम्न सदन बोलते हैं। इसके बाद इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं, प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं। इसके बाद इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे इसको विघटित कर सकता है प्रधानमंत्री के कहने पे, ठीक है। और इसके अलावा बोलते हैं लोकप्रिय सदन, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो लोकसभा के जो ये स्पीकर रही कौन, ये सुमित्रा महाजन। तो ये है सेकेंड महिला, ये है 16वीं स्पीकर। कौन सी है? 16वीं स्पीकर, मतलब रही थी, ठीक है ना। और सेकेंड फीमेल रही, फीमेल में 2 रही हैं अभी तक। तो अगर आपसे हम पूछे कि फर्स्ट फीमेल कौन सी रही थी, तो फर्स्ट फीमेल रही थी मीरा कुमार। मीरा कुमार कहां से थी? तो बिहार। बिहार में कहां से थी? तो बिहार में सासाराम से थी। सासाराम से मीरा कुमार मतलब लड़के आई थी। और ये 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, 15वीं। तो अगर आपसे हम पूछे कि वर्तमान टाइम में 17वीं कौन है, तो ओम बिरला। कौन सा है? ओम बिरला या बिरला एक ही बात है, ओम बिरला, ठीक है। 17वां लोकसभा अध्यक्ष यानी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। अगर पूछे हम कि पहले लोकसभा अध्यक्ष, बहुत ही फेमस क्वेश्चन किसी भी आयोग का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन कि लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था, तो आपको बोलना है जीवी मावलंकर। जीवी का मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो अनंत सैनम अयंगर। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं प्रथम, तो स्पीकर कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर, ठीक है ना। और उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाए फर्स्ट लोकसभा के, तो बोलिएगा अनंत सैनम अयंगर। आयंगर या अयंगर बात एक ही है ना, याद रखिएगा। लोकसभा में कितने होते हैं? 543। अब लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। 543 में कैसे कैसे होते हैं, चलिए खैर बहुत डिटेल हो जाएगा, बाद में बता दूंगा मैं कभी। म्यांमार में 543 में देखिए 530 और फिर 530 हो गया, 20 हो गया आपका, और फिर 2 हो गया। टोटल जो सदस्य संख्या है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो 552 होती है। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो बोलिएगा 552। 550 प्लस 2 कौन? एंग्लो इंडियन। तो 530 आते हैं, अब तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य से 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा। क्या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए खैर, म्यांमार। अब म्यांमार में सेना द्वारा निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कब किया गया? म्यांमार में उल्टा ही कहानी चलता है। भारत देखिए बहुत अच्छा देश है, मतलब भारत शुरू से ही बहुत अच्छा देश रहा है। अब म्यांमार को देखिए, म्यांमार हमारा कौन सा है? पड़ोसी। देखिए भारत की जो सीमा से लगे हुए कंट्री हैं वो कितने? टोटल 9, 7 स्थलीय और 2 जलीय। चलिए अब इसकी बात करते हैं, ये कब तख्ता पलट किए हैं, तो इनका बात बताता हूं। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट जो हुआ है 1 फरवरी 2021 को। कब हुआ है? 1 फरवरी, मतलब हाल ही में 2021 को। देखिए यहां पे हुआ क्या है, यहां के जो सैन्य कमांडर हैं उनका नाम मैं बता देता हूं। सैन्य कमांडर इन चीफ मिन आंग हलाइंग, इनका नाम क्या है? मिन आंग हलाइंग। ये कौन है? सेना के चीफ, मतलब सेना प्रधान मैं बोल देता हूं, ठीक है ना। ये इन्होंने सारी शक्ति सेना यानी अपने पास लेते हुए और सारे को बोला कि भागो, मतलब प्रधान जो वहां के हेड थे और राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे सर्वोच्च नेता जो थे, यहाँ के सर्वोच्च नेता सुप्रीम मतलब सर्वोच्च नेता आंग सान सू की। और यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करूं, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति है विन मिंट। कौन है? विन मिंट। देखिए मिंट बोले, ये म है एक्चुअली, म, ठीक है ना, विन मिंट। इन सबको भगा दिया, बोला तुम्हारा कोई काम नहीं है। और ये मिन आंग हलाइंग जो है 1 फरवरी 2021 से अपने हाथों में पूरा सत्ता ले लिए और यहां 1 वर्ष के लिए इमरजेंसी लगा दिया। बोला कि जाओ, अब यहां पे जरूरत नहीं है। बहुत लंबे टाइम तक म्यांमार में क्या हुआ था ना कि सैन्य शासन ही चलता था, लेकिन पिछले 10 साल से, मतलब 1 दशक से लगभग, और क्या था कि यहां लोकतंत्र बहाल था। लोकतंत्र में ये है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपना सरकार चलाएं, जनता उसका पूरा सपोर्ट करे, यही है ना। तो अभी क्या हुआ ना कि सेना प्रधान मिन आंग हलाइंग बोले कि ना हटो हटो सब, फिर से हम सैन्य कब्जा करेंगे, और यहां पे 1 साल का मतलब वो लगा दिया गया है। म्यांमार की बात करूं मैं, इसका पहले जो नाम था वो था बर्मा। क्या नाम था? बर्मा। और म्यांमार का जो राजधानी वो है, देखिए मार मतलब होता है मारना, ठीक है, मार। तो एक बोलते हैं ना कि नहीं पीतौ मार, कोई चीज आप दे रहे हैं नहीं पीतौ तो मार। तो देखिए नहीं पीतौ, क्या मैं बोला है? नाय पीतौ, बस ऐसे याद रखिएगा, नाय पीतौ मार। नाय पीतौ का मतलब किसका राजधानी है? तो म्यांमार का। अब मुद्रा अगर हम पूछ दें म्यांमार का मुद्रा क्या है, तो मुद्रा क्या बोलिएगा?
ज्ञात। मुद्रा क्या बोलिएगा? ज्ञात। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज और बताता चलूं मैं, जितने भी 8 कंट्री जितने भी 9 कंट्री हैं, मतलब 7+2 जो जलीय देश है, दो जलीय देश कौन है भारत की सीमा से लगे हुए? श्रीलंका और मालदीव। बाकी 7 कंट्री हैं। तो एक संगठन है जिसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं, बहुत बार पूछता है साउथ एशियन। देखिए भाई, इंग्लिश वाले द लगा लीजिएगा या मत भी लगाइएगा, चलेगा, आप समझ लीजिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है ना। तो ये इसमें कंट्री के ना, सबसे पहले तो सार्क ये स्थापित कब हुआ था? तो देखिएगा 8 दिसंबर 1885 को हुआ था। 8 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था ढाका में। ढाका कहां है? तो बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो यहां अब इसका स्थापना हुआ था, ठीक। और अगर इसका मुख्यालय पूछ दें कि मुख्यालय कहां है, तो बोलिएगा काठमांडू। ये है नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहां है? काठमांडू। एक चीज और कि ये कब से है, तो जनवरी 1987 से, जनवरी 1987 से, एक सेकेंड, 1987, ठीक है, जनवरी 1987 से ये है आपका काठमांडू। पहले जो स्थापना हुआ इसका कहां हुआ? ढाका में। ढाका कहां है? बांग्लादेश की राजधानी। और इसका मुख्यालय कहां है? तो काठमांडू, नेपाल में। कब से? तो जनवरी 1987 से। अगर पूछे कि सार्क में कंट्री कितने हैं, तो आप बोलिएगा 8। 7 पहले थे, एक 8वां बाद में अफगानिस्तान जुड़ा था। अब 8 का नाम कैसे याद रखिएगा? दिक्कत है ना दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भारत एक मतलब क्या बोलते, सहिष्णु कंट्री है। मतलब कोई आता है कुछ कह के चला जाता है तो भारत से माफी फिर मांगता है तो माफ कर देता है भारत, है ना। पूरे भारत में यही है, भारत की कंट्री मतलब जो भारत जो देश है ये ऐसा ही है। तो सहिष्णु बोलते हैं इसको। तो भारत सहिष्णु देश है, ये किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम पर चलता है ये, मतलब हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे और झगड़ा चाहते भी नहीं है। तो 2 कंट्री हैं जो बहुत बदमाश है, 2 कंट्री बहुत ही बदमाश। सबसे पहला बदमाश चाइना, हमेशा चाहता है कि भारत को लूट ले। अगर चाइना का वश चले, यूएन का कोई दबाव ना हो ना, तो चाइना और भारत इतना शक्तिशाली नहीं होता जितना है। भारत एकदम कमजोर होता तो भारत को उठा के कब का लेके चला गया होता। तो पहला चाइना बदमाश कंट्री, हम उससे ताल्लुकात यहां सार्क में नहीं रखेंगे। और दूसरा मारपीट वाला, हमने क्या बोला? म्यांमार। तो 2 जो पड़ोसी कंट्री हैं वो नहीं है, बाकी 8 है। अब कहेगा सर 9 ही बताए थे पड़ोसी कंट्री, तो भारत भी तो एक है 10। तो भारत को लेके टोटल बचे 7 और, मतलब भारत के साथ एक 7 और, तो 7 और 1 8 हुए। तो 2 कंट्री केवल हटा दीजिए। कौन कौन? चाइना और म्यांमार। बाकी जितने भी बचे अब मैं बता देता हूं जितने बचे। देखिए, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। पहले तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपका फिर भूटान, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव और अफगानिस्तान, है ना। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप। तो यह है सार्क। तो सार्क में म्यांमार को नहीं रखा गया है, यह भी याद रखिएगा। चलिए अब इसको नीचे में मिटा दूं ताकि मैं बोस पे चलूं, सुभाष चंद्र बोस पे चलूं। चलिए, सरकार ने मतलब भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जो कि भी 23 जनवरी को हुआ, को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? ध्यान दीजिएगा। पहले तो यह कि सुभाष चंद्र बोस का जयंती मतलब जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी। इसका आंसर तो मैं दे देता हूं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी इनका हुआ था 1897 में। और कहां हुआ था, तो उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में, ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा के कटक में। अब मैं बात करता हूं कि ये किस रूप में मनाने की इन्होंने घोषणा की है। तो इन्होंने घोषणा की है पराक्रम दिवस के रूप में। किसमें, तो पराक्रम दिवस। बहुत ही पराक्रमी थे सुभाष चंद्र बोस, अगर बोले हम तो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के, और आज़ादी के लिए बहुत ही इन्होंने ही बहुत कुछ किया है। तो सबसे पहले कि ये कहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस रूप में मनाने की घोषणा जो हुई, मतलब ये कहाँ घोषणा हुई, तो विक्टोरिया मेमोरियल। कहाँ पे हुई थी, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल। अब ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, तो ये है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और अगर आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल सरकार में अगर पूछे हम गवर्नर की बात करें और सीएम की बात करें, तो यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनकर। ये सब आप याद कर लीजिएगा, जगदीप धनकर। और अगर बात करें हम सीएम की, तो सीएम सबको पता है ममता बनर्जी, है ना।
ये याद रखिएगा अच्छे से। यहां पे पराक्रम दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो 23 जनवरी को। कब से की गई? 2021 से ही की गई, इसी साल, ठीक है। और इस अवसर पर मोदी जी ने 125 रुपए मूल्य का, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, 125 रुपए मूल्य का डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, तो 125 रुपए ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है, जारी किया। और डाक टिकट जारी किया और स्मारक सिक्का भी जारी किया, ठीक है, ठीक है, 125 रुपए का। और नेताजी को सम्मान देते हुए, मतलब सरकार ने ऐसा बोली कि हम इनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाएंगे। 23 जनवरी के बाद आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी क्या है भाई? तो 25 जनवरी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या है? राष्ट्रीय। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं डेट याद आया, मतदाता दिवस, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 25 जनवरी क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबसे पहले तो इन्होंने इनको नेताजी किसने उपाधि दिया था? तो इनका नाम था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था? एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। मैं ऊपर थोड़ा मिटा दूं ताकि मैं चीजों को ऊपर लिख सकूं, है ना। अब यहां लिखता हूं, मैं संबंधित चीजें यहां लिखता हूं। तो नेताजी को, मतलब इसका यहां पे ले आता हूं, है ना। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने उनको उपाधि दी थी। इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी दिया था। और 2 बार ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए, 1938 और 1939। 1938 और 1939। 1938 में इन्होंने किया था हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। हरिपुरा, याद रखिएगा, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हरिपुरा। और ये त्रिपुरी अधिवेशन था, तो इसमें इनका थोड़ा गांधी जी से अनबन हो जाता है। और ये 1939 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसका अध्यक्षता जब ये कर रहे थे, तो गांधी जी से लेके थोड़ा सा इनका विवाद चला और ये फिर इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा दिए तो फिर भाई पद खाली नहीं रहेगा ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाएगा? अध्यक्ष बनाएगा, यहां 1939 में। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, ये एक्चुअली थे रंगून में, है ना, रंगून में थे। और ये रेडियो कार्यक्रम चल रहा था लगभग 1944 में। तो 1944 में 6 जुलाई 1944 को एक रेडियो कार्यक्रम के थ्रू रेडियो प्रसारण हो रहा था। यहीं से इन्होंने, किन्होंने? बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता, किसे कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और बोला कि आप राष्ट्र के पिता हैं। ये याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्ट्रगल बुक के लेखक, इंडियन स्ट्रगल बुक, ये सब याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल बुक के लेखक। इस पुस्तक को किसने लिखा? तो इस पुस्तक को भी लिखा सुभाष चंद्र बोस ने ही लिखा था। तो ये तमाम चीजें आप याद रखिएगा। और जब मैं, देखिए, कोई भी पढ़ाई करते हैं ना, खुल के पढ़िए, चीजों को एकदम लिंक करके पढ़िए ताकि याद हो। मेरा यही ध्येय हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा कि आपके दिमाग में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को भरूं। मुझे नोट्स बनवा के और ये क्या बोलते हैं, किताब छपवा के कोई फायदा नहीं। आप जब कंटेंट आपके दिमाग में रहेंगे ना, वही आप एग्जाम में लिखेंगे। और एक चीज हमेशा आप याद रखेंगे, वक्त कम है जितना दम है लगा दो। वक्त कम है जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ को आप जगा दो। हमेशा अपने सतत मार्ग पे निरंतर चलते रहें। चींटी देखिए दिन रात परिश्रम करती है। चींटी से भी 84 लाख योनियों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजबूत जो इंसान है, मतलब जो जीव है, वो इंसान, मतलब मनुष्य है, ठीक है। तो आप बहुत मजबूत हैं, आपको सब अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इसका पूरा लाभ उठाएं, मेहनत करें, जम के मेहनत करें। और प्रतियोगी परीक्षा जो भी इस चैनल के माध्यम से जितने भी झारखंड के अभ्यर्थी हैं, ऐसा नहीं कि केवल लोक सेवा आयोग, जो भी हैं, पुलिस हो, दरोगा हो, हाई स्कूल टीचर हो, टेट हो, जेटेट हो, या फिर झारखंड सीजीएल हो, राजस्व कर्मचारी, आने वाला जो वैकेंसी है, अभी तो पता नहीं है, वैकेंसी का नहीं कह सकते हैं कुछ भी। बाकी जितने भी वैकेंसी है, पुलिस हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच हो, जो भी हो, फिर फॉरेस्ट गार्ड हो या झारखंड लोक सेवा हो, सभी के लिए समान रूप से लाभान्वित है।
बस यही है कि आप चीजों को कैसे लेते हैं, कितना क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको खुद से ढूंढना होगा, है ना। और ये चैनल स्पेशली लोक सेवा आयोग के लिए है, ठीक है। और मैं यहाँ पे झारखंड सीजीएल की भी मतलब तैयारी आने वाले टाइम में जब एग्जाम होगा तो जरूर कराऊंगा, बच्चों के डिमांड के अनुसार। बच्चे डिमांड करेंगे तभी। तो बाकी चीजें आप अपने लाइफ में देखिए, चीजों को समझिए, याद कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एक टीचर से फायदा उठाइए, ठीक है। तो चलिए, अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद अच्छा नहीं था, थोड़ा एक बार फिर से कर दूं। जय हिंद।